Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with MCQ beat questions, strategic performance management and business valuation. Paper 24 CMA final. ये MCQ beat questions CMA इंस्टीट्यूट रिलीज किया है फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ CMA फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल। और आज हम पेपर 20 का MCQ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, SPM एंड बिजनेस वैल्यूएशन। बट आज मैं ओनली SPM का ही डिस्कस करूंगा, बिजनेस वैल्यूएशन का मैं लेटर स्टेज में डिस्कस करूंगा। ओके फ्रेंड्स, और मैं बता दूं आपको, मेरे YouTube चैनल पे टोटल पेपर का MCQ बीट क्वेश्चंस अपलोडेड है। लॉ का भी अपलोडेड है। लॉ का आई थिंक 150 क्वेश्चन से भी ज्यादा MCQ बीट क्वेश्चंस अपलोडेड है। कोस्ट ऑडिट का अपलोडेड है। कोस्ट ऑडिट का तो ऑलमोस्ट 200 MCQ बीट क्वेश्चंस अपलोडेड है। GST का अपलोडेड है, DT का अपलोडेड है, एंड देन DT हो गया, फिर हाँ CFR का भी अपलोडेड। ओके फ्रेंड्स, और जिसका SFM हो गया और कोस्टिंग हो गया वो भी मैं लेटर स्टेज में अपलोड कर दूंगा। ये SPM का आज मैं सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था MCQ बीट क्वेश्चंस, उसमें मैंने फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 37 तक उसमें हमने डिस्कस किया था। और आज हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 65 तक आज मैं रिकॉर्ड करूंगा सेकंड पार्ट में, और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचेगा वो मैं थर्ड पार्ट में SPM का रिकॉर्ड करूंगा। ओके, अगर आपको लॉ का भी रिविजनरी वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कंपनी ऑडिट, डिविडेंड, मतलब अप्रोक्सीमेट, हाँ डायरेक्टर, सेवी ICDR, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% फॉर CMA फाइनल रिविजनरी वीडियो आर आल्सो अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो CFR का पोर्शन है वो भी अपलोडेड है, एंड CFR का भी अपलोडेड है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग है, तो फिर उसका XBRL एक चैप्टर है वो भी अपलोडेड है, एंड देन कोस्ट ऑडिट का भी अपलोडेड है रिविजनरी वीडियो के साथ साथ MCQ बीट क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, आज मैं SPM का सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 137 तक मैं बता दिया आपको पहले ही कि मेरा फर्स्ट पार्ट में अपलोडेड है। आप एक जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करें, आप वहां से देख लें। आज मैं 38 से स्टार्ट करने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ओके, द लॉ ऑफ डिमांड सेज सेट्रेस पेरिबस। सेट्रेस पेरिबस मींस होता है कांस्टेंट। ओके, द लॉ ऑफ डिमांड सेज कांस्टेंट या सेट्रेस पेरिबस एक ही चीज होता है। द लोअर ऑफ द प्राइस ऑफ ए गुड द ग्रेटर द क्वांटिटी डिमांडेड। सही बात है, किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस कम जाएगा तो डिमांड उस प्रोडक्ट का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, द लॉ ऑफ सप्लाई सेज सेट्रेस पेरिबस मींस कांस्टेंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। द हायर द प्राइस ऑफ ए गुड्स, अगर किसी एक गुड्स का प्राइस अगर हाई हो जाता है, द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड, तो उसी का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। फिर बोलता है कि द सप्लाई कर्व फॉर ए हाईली पेरिसेबल गुड्स इज हॉरिजेंटल। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द सप्लाई कर्व फॉर ए हाईली पेरिसेबल गुड्स इज हॉरिजेंटल, रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब जो पेरिसेबल गुड्स होता है उसका सप्लाई कर्व हमेशा वर्टिकल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। दैट मींस इसका आंसर होगा द सप्लाई कर्व फॉर हाईली पेरिसेबल गुड्स हॉरिजेंटल। दैट मींस इसका मतलब होता है कि जो भी पेरिसेबल गुड्स होता है, जैसे कि जो खाने का जो भी गुड्स होता है, सब्जी वगैरह होता है, वेजिटेबल्स होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए उसका जो सप्लाई कर्व बनता है वो वर्टिकल बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 का
सी होगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी होगा। ओके, नाउ आई मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। फॉर कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट का बताता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। पूछ रहा है आपसे जो कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो भी होता है उसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। ठीक है, ऐसे तो जो भी कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है उसका क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव होता है। तो पहले मैं ये बता दूं आपको कि कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या होता है। कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है कि किसी दो प्रोडक्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, दो प्रोडक्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो होता है कि अगर एक को प्राइस बढ़ने से दूसरा को कंज्यूमर या कस्टमर यूज करने लगता है, दैट मीन्स दोनों अपोजिट है, मतलब दोनों एक ही तरह को सब्स्टिट्यूट, मतलब इसको अगर सपोज दैट ए का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता तो बी को यूज करने लगता है। ठीक है, वो होता है सब्स्टिट्यूट। तो ये होता है कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट। सपोज दैट कार है तो कार के लिए पेट्रोल जरूरी है, तो वो गया कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट। तो पूछ रहा है कि फॉर ए कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो इसका नेगेटिव होता है। जो कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है ना उसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं आपको और ही बता दूं जो भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है उसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहां तो कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट पूछा था तो इसका नेगेटिव होगा 39 क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा, नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। When the income elasticity of demand for a good is negative, the good is। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी एक प्रोडक्ट का अगर निगेटिव हो जाता है तो कौन सा कैसा गुड्स है। किसी एक प्रोडक्ट का अगर निगेटिव हो जा रहा है तो वो नॉर्मल सी बात है, वो इंफीरियर गुड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज इन्फिनिटी। किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो जाता है इफ द फर्म इंक्रीजेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाई 10%, टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म विल बी। पूछ रहा है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, इसका फॉल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी फॉल टू 0। क्वेश्चन नंबर 42। व्हेन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट remain unaffected by change in price of the product, demand for the product is। तो पूछ रहा है कि डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन 42 का ऑप्शन है परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 43। टोटल रेवेन्यू बिल इंक्रीज। टोटल रेवेन्यू बिल इंक्रीज कब हो सकता है, मतलब टोटल सेल, रेवेन्यू मतलब सेल ही होता है, कि टोटल सेल इंक्रीज कैसे हो सकता है। व्हेन डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइसेस। अगर डिमांड इलास्टिक है और डिमांड इलास्टिक एंड प्राइस भी राइज कर रहा है तो क्या रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता नहीं, इससे नहीं होता है। व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक है, ओके, डिमांड इलास्टिक है एंड प्राइस डिक्रीजेस, तो हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी होगा, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस डिक्रीजेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो डिमांड इलास्टिक का जो भी ग्राफ बनता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो ग्राफ बनता है ना, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। जो भी इलास्टिसिटी होता है जो होता है, जो इन इलास्टिक होता है, इलास्टिक तो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से, और जो इन इलास्टिक होता है ना वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताते जा रहा हूं कि अगर कुछ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर बने तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट विल सेट आउट इट्स आउटपुट एट द लेवल वेयर ए। इसका क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू
प्राइस। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज डिक्लाइंस एज द आउटपुट इंक्रीजेस। हाँ, नॉर्मल सी बात है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइंस एज द आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे कि आप ग्राफ बनाते होंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जब आप बनाते हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि इन द शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फॉर्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें से कौन सा है जो ट्रू नहीं है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कौन सा सही नहीं है? ओके फ्रेंड्स, ये प्राइस पी मतलब प्राइस है, प्राइस इजकल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एम आर इजकल टू एम सी, ये भी सही है। ए आर मीन्स एवरेज रेवेन्यू इजकल टू मार्जिनल रेवेन्यू इजकल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये भी सही है। एवरेज प्राइस इजकल टू एवरेज रेवेन्यू, प्राइस इजकल टू एवरेज रेवेन्यू इजकल टू एवरेज कॉस्ट, नो 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 नो। प्राइस जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो सकता है, बट एवरेज कॉस्ट का इक्वल कभी हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज कॉल्ड इनवेलप कर्व। कौन सा कर्व को इनवेलप कर्व बोला जाता है? लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। जो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को इनवेलप कर्व बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 द सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन रिजेंबल। जो सप्लाई कर्व होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन रिजेंबल, वो कैसे बनता है? ओके, एवरेज कोस्ट कर्व एवं ब्रेक इवन पॉइंट, नो। हाँ, ए मार्जिनल कोस्ट कर्व एवं शट डाउन पॉइंट, यही होता है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसमें से जो दिया हुआ है इसमें कौन है जो फीचर्स नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन का? पहले तो मैं जान लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता है क्या। परफेक्ट कंपटीशन एक तरह का मार्केट का टाइप है। जैसे कि मार्केट में पहले परफेक्ट कंपटीशन एक होता है, मोनोपोली मार्केट होता है, और मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, डिओपोली मार्केट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है। कोई भी इसमें आ सकता है, मीन्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। और इसमें नॉर्मल प्राइस होता है, इसमें कोई एबनॉर्मल प्राइस नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेलर होते हैं और भी बहुत सारे बायर होते हैं, तो इसमें नॉर्मल प्राइस भी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसमें से कौन है जो फीचर्स नहीं है परफेक्ट कंपटीशन का? तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, हाँ ये तो ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है परफेक्ट कंपटीशन में। और नो वन इज लार्ज इनफ टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, ठीक है। ए हॉरिजेंटल डिमांड का, ठीक है, ये भी सही है। ए लो प्राइस, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 का डी लो प्राइस नहीं होता है, नॉर्मल प्राइस होता है। नॉर्मल प्राइस मैं आपको बता चुका हूं, इसमें नॉर्मल प्राइस होता है। जो मोनोपोली मार्केट होता है उसमें एबनॉर्मल प्राइस होता है, इसमें लो प्राइस नहीं होता, इसमें नॉर्मल प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में।
नाउ आई मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व फॉर ए फर्म इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ. जो हॉरिजॉन्टल जो डिमांड कर्व होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनता है ना, वो ओनली एंड ओनली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ही बनता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका जो फीचर्स था कि परफेक्ट कंपटीशन का कि हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, वो ईयरलियर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में भी इसका फीचर्स में दिया होता है. हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन का. यहाँ पे फिर से सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे क्वेश्चन बना करके पूछ दिया कि द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व फॉर ए फर्म इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन का होता है. क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी परफेक्ट कंपटीशन. एंड नाउ आई मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन 51 बोलता है कि इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट. तो इसका ऑप्शन ए होगा बीट कल्टीवेशन. क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन है बीट कल्टीवेशन. क्वेश्चन नंबर 52 इन ए मोनोपोली प्राइस इज. जो मोनोपोली मार्केट होता है उसमें कैसा प्राइस होता है. मोनोपोली मार्केट में ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू. ये जो मोनोपोली मार्केट होता है ना, उसमें तो सिर्फ सिंगल सेलर होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, तो वो जितना चाहे प्राइस फिक्स कर देता है. इसलिए इसका जो प्राइस होता है ना, वो ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब जो एक नॉर्मल जो प्राइस या नॉर्मल जो सेल वैल्यू होना चाहिए या रेवेन्यू होना चाहिए, उससे भी ज्यादा में वो सेल करता है. मतलब इसलिए जो मोनोपोली होता है उसका प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी. नाउ आई मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है द डिमांड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग गुड्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स डिराइव्ड डिमांड. इसमें से बेस्ट डिराइव्ड डिमांड क्या है. 53 का ऑप्शन सी होगा मशीनरी. जैसे कि डिराइव्ड डिमांड क्या होता है. डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, सबसे पहले तो मैं जानते हैं जो डिमांड होता है वो तो ठीक है. एक जो डिराइव्ड डिमांड होता है वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए होता है, इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता है. दैट मीन्स सपोज दैट कोई एक यहाँ पे है, इसका देखिए यहाँ से इसी से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. द डिमांड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग गुड्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स डिराइव्ड डिमांड. तो इसका मशीनरी होगा. जैसे मशीनरी होता है तो कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाना होता है तो आप मशीनरी से ही बना सकते हैं. तो ये यूज में जरूर आता है बट ये दिखता नहीं है, इसलिए डिराइव्ड डिमांड किसी चीज को बनाने में यूज में आता है. जैसे कि लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब डिराइव्ड डिमांड का एग्जांपल है. ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी मशीनरी होगा. एंड क्वेश्चन नंबर 54 ए परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, ए परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट व्हेन इट्स. जो परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म होता है ना, वो कब एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन कर सकता है. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज टेंजेंट टू नो डिमांड कर्व लाइज above the average cost curve. Okay, the demand marginal revenue curve lies above the average cost curve. Okay, ये दोनों होगा, बी और सी ऑप्शंस दोनों होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, बोथ बी एंड सी, क्योंकि दोनों यहाँ पे डी में दिया हुआ है. ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 which of the following is true with reference to marginal revenue in a monopoly. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है विथ रेफरेंस टू मार्जिनल रेवेन्यू इन ए मोनोपोली. इसका ऑप्शन डी मार्जिनल रेवेन्यू लाइस बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व. ओके, 55 का ऑप्शन डी. क्वेश्चन 56 द इक्विलियम कंडीशन फॉर ए मोनोपोली फर्म. इक्विलियम कंडीशन मोनोपोली क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 56 का सी होगा. मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. अरे इक्विलियम पोजीशन, ये तो मोनोपोली फर्म क्या, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली, कोई भी मार्केट हो तो उसका जो इक्विलियम पोजीशन या कंडीशन होता है वो एम आर इक्वल टू एम सी. दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ही होता है. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी marginal revenue is equal to marginal cost. Okay friends, now I am moving to question number 57. Which of the following is false in a monopolistic market. इसमें से कौन है जो
मोनोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर्स नहीं है। मेनी बायर एंड सेलर, हाँ ठीक है, मेनी बायर एंड सेलर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। आइडेंटिकल प्रोडक्ट, नो 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 नो, इसका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट मीन्स मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो होता है उसमें जो भी कंपटीटर होते हैं ना, वो आइडेंटिकल नहीं, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स डिफरेंशिएटेड, दैट मीन्स सपोर्टेड, कोई भी एक मैन्युफैक्चरर शॉप बना रहा है तो वो अगर राउंड बना रहा है तो दूसरा बना रहा है रेक्टेंगल शेप में, कुछ अलग शेप में, ठीक है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी होगा, जो पॉज पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन बी होगा 57 का बी, आइडेंटिकल प्रोडक्ट 57 का बी। Which of the following is not a feature of monopolistic? large number of buyer and seller, ठीक है। नो सिंगल सेलर हैज कंट्रोल, ठीक है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये भी सही है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आइडेंटिकल था, इसलिए यहाँ पे एक गलत था। इसमें भी पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर, कौन सा इसमें है जो फीचर्स नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल जो डिमांड कर्व होता है ना, वो परफेक्ट कंपटीशन का होता है। आप याद रखें, जो भी हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनता है किसी एक फर्म का, वो परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट में ही बनता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है, when the demand for most product varies directly with the change in consumers income, such product are known as। नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल गुड्स ही होगा। 50, क्वेश्चन नंबर 59 का ए। कहता है कि when demand for most product vary directly with change in consumer income, जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो जैसा इनकम बढ़ेगा वैसा प्रोडक्ट वो खरीदेगा, ठीक है। अगर घटेगा उसका प्राइस, घटेगा उसका इनकम, तो वो थोड़ा सस्ता खरीदेगा। अगर उनका इनकम बढ़ता है तो थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट खरीदेगा मार्केट से, तो नॉर्मल गुड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 60, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी इक्वल टू। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, किसका इक्वल हो सकता है? माइनर रेवेन्यू, नो, एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 60 का भी एवरेज कॉस्ट। The cross price elasticity of demand for the product X and Y is 10. It implies that X and Y are 61 का A, ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूट। The cross price elasticity of demand product X and Y 10 दिया हुआ, तो implies that, हाँ दोनों का तो वो रहा कि जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो 10-10 है, तो डेट मीन्स ए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही हो सकता है। 61 का ए सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following does not cause a shift in demand curve? क्वेश्चन नंबर 62 का ए, change in price of the good। इन ए लॉन्ग रन पीरियड में ऑल कॉस्ट ऑफ फिश को, ना ना ना, ऑल कॉस्ट थोड़े ना, वेरिएबल भी तो होता है। ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, लॉन्ग रन में तो सभी कॉस्ट को वेरिएबल ही माना जाता है, फिक्स्ड रहता कहाँ है, सब चीज तो नॉर्मल ही हो जाता है, दैट मीन्स वेरिएबल ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का बी होगा। Which of the following best describe monopoly? मोनोपोली में ओनली ए सिंगल सेलर होता है विथ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री। सिर्फ सिंगल सेलर होता है, वही अपना प्राइस फिक्स करता है कि वो कितना में प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है। ओनली सिंगल सेलर विथ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 तक ही आज हम लोग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, फॉर ए परफेक्टली competitive firm, the shutdown point in the short run is where the price for the product falls below average cost। average variable is equal to
कोस्ट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 का तो ऑप्शन 65 पूरा था। फॉर ए परफेक्टली कंपिटेटिव फॉर्म द शटडाउन पॉइंट, जो शटडाउन पॉइंट होता है शॉर्ट रन में इन is where the price of the product fall below, that means average variable is equal to average variable cost होता है इसका, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो आज हमने 65 क्वेश्चन तक डिस्कस किया। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो भी रिमेनिंग पेपर्स है CMA फाइनल का वो मैं अपलोड कर दूंगा, और इसका एक पार्ट और भी बनेगा, कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट कर दूंगा SPM का। उसके बाद जो भी रिमेनिंग पेपर है फॉर CMA फाइनल वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू।